दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडियन ज्योग्राफी में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आ खड़े हैं, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा भारत की प्रमुख नहरों के बारे में। जी हाँ, क्या सर आज हम लोग भारत की समस्त नहरों के बारे में पढ़ेंगे? जी हाँ, भारत में जितनी भी नहरें हैं, चाहे वो किसी भी नदी से निकाली गई नहर हो, उन सभी नहरों के बारे में आज इस वीडियो को मास्टर वीडियो आप मानिएगा। और यहां से आपकी परीक्षा में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, भाई शारदा नहर का नाम आपने सुना है? बताओ किस नदी से शारदा नहर निकाली गई है। अब आप परेशान हो जाते हो, शारदा नहर तो बहुत बड़ी नहर परियोजना है, लेकिन सर जानते नहीं है। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा कि शारदा नहर शारदा नदी से ही निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर में से एक मानी जाती है। ठीक है, इस तरह से तमाम है। जैसे मेट्टूर बांध परियोजना क्या है भाई, वो भी एक नहर परियोजना है। ठीक है, तो तमाम नहरों के बारे में देखेंगे, वो नहर किस नदी से निकाली गई है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, और किस राज्य को उसका फायदा मिलता है ये भी पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है और आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, जिसका इंतजार आप लोगों को बड़े दिन से था। तो एप्लीकेशन जाइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और इसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई और भी ज्यादा बेहतर हो पाएगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं विश्वास हो तो एक बार एप्लीकेशन का रिव्यू देख लेना कि रिव्यू कितना है, या लोगों ने इस पर जो कमेंट किया वो कमेंट क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई एप्लीकेशन में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दिए गए, जिसके माध्यम से अगर आप पढ़ाई करना चाहें तो बेशक आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नहर ऐसे हैं जिसके बारे में परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने उनको थोड़ा सा अलग कर दिया, उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल हम लोग याद रखेंगे। जैसे यहां पर दे रहा है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, चलो पीछे क्या लिखा है छोड़ो, मैं आपको कहानी बताता हूं। दोस्तों नहर का इस्तेमाल जो दुनिया में देखा जाए तो दो कार्य के लिए किया जाता है। पहला कार्य तो होता है कि कई बार आवागमन का एक साधन हो जाता है नहर। ठीक है, आवागमन का एक साधन हो जाता है नहर, और बहुत बड़ी बड़ी नहर, आपने सू नहर का नाम सुना होगा, कील नहर का नाम सुना होगा, ठीक है, पनामा नहर का नाम सुना होगा, स्वेज नहर का नाम सुना होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मैपिंग का एक फोल्डर होगा प्लेलिस्ट में, स्टडी 91 के प्लेलिस्ट में वहां मैपिंग का फोल्डर होगा, वहां मैंने नहरों के बारे में डिटेल से बताया था। तो आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी बड़ी नहरें होती हैं। वो नहरें क्या करती हैं? समुद्रों को जोड़ने का काम करती हैं, सागर को किसी बड़े समुद्र से या दो महासागरों को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो वो एक अलग नहर परियोजना हो जाती है। यहां पर वो तो आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी होता है। हम भारत के अंदर जिस नहर की बात कर रहे हैं वो नहर सिंचाई कार्यों में इस्तेमाल की जाती है, यानी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए इस नहर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ठीक पहले हमने वाटर रिसोर्स चैप्टर को कंप्लीट किया, जल संसाधन, और उसके बाद जो है दोस्तों इरिगेशन, यानी भारत में सिंचाई, इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सिंचाई व्यवस्था कैसी है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा किया गया। ठीक है, तो आज नहर पढ़ा जा रहा है तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमारे देश में बेसिकली नहर किस लिए है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं। अरे यार, हमारे यहां तो नदियों में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो नहर में कहां से होगा? क्योंकि नहरों की गहराई उतना ज्यादा नहीं है कि वहां पर आप नाव चला पाओ, ट्रांसपोर्टेशन कर लो। पता चला नहर किसी सड़क के अंदर पुलिया से निकल जाएगी, कौन सा नाव लेके जाओगे उस पुलिया के अंदर? यानी नहर का काम जो है आवागमन के लिए नहीं है। हमारे देश में जो नहर है वो नहर केवल इसलिए बनाए गए हैं कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंच पाए, यानी सिंचाई परियोजना को ध्यान में रखते हुए नहरों का निर्माण किया गया है। तो याद रखेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजनाओं में से एक है। नहर परियोजना में से एक नहीं है, क्या मैंने कहा? सिंचाई नहर परियोजनाओं में से एक है। अब ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी नहर की तुलना आप पनामा नहर से कर देना, नहीं यार, वो नहर एक अलग उसका उद्देश्य है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य अलग है। तो ध्यान दीजिएगा, यह विश्व की विशालतम सिंचाई नहर परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत, किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत का नाम तो सुना होगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। करा ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये आपसे परीक्षा में क्या पूछता है कि भाई इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो याद रखिएगा, सतलज और ब्यास नदी का संगम है। आपने नाम सुना होगा हरिके बैराज का, सुना है ना? हरिके बैराज, उसी हरिके बैराज के पास से ये नहर निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर। और सोचिए, पंजाब हरियाणा के पास से निकाली गई, वहां से नहर राजस्थान तक चल के आती है। तो सोचिए कितने बड़े भू क्षेत्र को ये सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करती, बहुत सारी खेती को सिंचित करती है। ठीक है, करा यह नहर राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र, अब जाहिर सी बात है अगर शुष्क क्षेत्र
क्षेत्र होगा या अर्धशुष्क क्षेत्र होगा तो वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बड़ी कम रहेगी, ठीक है। तो इसलिए नहर ही एकमात्र सुविधा होती है जिसके माध्यम से सिंचाई हो पाता है। करा यह नहर स्पेशली राजस्थान के लिए ही है, और राजस्थान में गंगानगर जिला हो गया, बीकानेर जिला हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सभी जो जिला है ना, ये ज्यादातर जिला वो है जो राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान। क्योंकि पूर्वी राजस्थान तक तो ठीक ठाक बारिश हो जाती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान तक बारिश ज्यादा नहीं हो पाती है। ऐसे में एकमात्र साधन नहर ही है जिसके माध्यम से खेतों तक जो है पानी पहुंचाया जा सकता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, काफी ज्यादा प्रश्न यहां से पूछा जाता है। दूसरा है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। आज भारत की सभी नहरों के बारे में बताऊंगा, इत्मीनान से सुनिए। ऊपरी गंगा नहर, और इसी से एक मिलता जुलता नाम है निचली गंगा नहर। ऊपरी और निचली, इसका मतलब क्या है सर? मतलब क्या लोगों ने सोच करके इसका नाम ऊपरी और निचली रख दिया? हाँ, ऐसा ही नाम दोस्तों यमुना में है, लेकिन ऊपरी निचली नहीं। यमुना में पूर्वी पश्चिमी नाम रखा गया, पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, ये यमुना में है। गंगा में ऊपरी निचला है, ठीक है। करा ऊपरी गंगा नहर, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात तो तय है कि ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से निकली है, तो इसके नाम में छिपा है कि नहीं? उसको तो हमको याद भी करना था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 17 ब्यास के बीच से हरिके बैराज के पास से निकाली गई, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से निकली हुई है। करा इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकाला गया, हरिद्वार के पास में, ठीक है। करा इस नहर का प्रवाह बहुत ही उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में होता है, थोड़ा सा पथरीली जमीन वहां की आसपास में, तो उस क्षेत्रों से होता है। करा इस नहर के जल से उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में जो है सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। करा इसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं। देखिए क्या है ना कि नदियों के पानी को एक दूसरे दिशा में डाइवर्ट करके, परिवर्तित करके क्या बनाया गया? नहर बनाया गया। और नहर अगर बहुत बड़ी है ना तो उस नहर से छोटी छोटी नहरें भी बनाई गई, यानी नहरों से उप नहरों का इस्तेमाल किया गया है। तो याद रखिए, इस ऊपरी गंगा नहर की 4 मुख्य शाखाएं हैं। एक है देवबंद शाखा, आपने देवबंद का नाम सुना होगा, जगह का नाम है। एक है अनूप शहर, दूसरा है माट, तीसरा है हाथरस। ये 4 शाखाएं हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाती हैं और वहां की जो भूमियां हैं उनको सिंचित करने का काम करती हैं। तो याद रखेगा, देवबंद आंदोलन का नाम भी सुना होगा, अनूप शहर हो गया, माट शाखा हो गया और हाथरस शाखा, ये 4 शाखाएं हैं। लिख रहा है इस नहर की कुल लंबाई कितना है? 5640 किलोमीटर। नहर के साथ साथ जो उसकी उप नहरें हैं ना, उन सभी की लंबाई अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी बनती है? 5640 किलोमीटर। वैसे जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई सिर्फ 342 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो उतना किलोमीटर आपसे परीक्षा में नहीं पूछता, बट आप याद रखो इसके बारे में 2-4 लाइन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब ऊपरी वाला पढ़ लिया तो निचली गंगा नहर। देखिए निचली गंगा नहर दोस्तों, निचली गंगा नहर भी गंगा नदी से ही निकाली गई है, इसमें कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है, ऊपरी गंगा नहर मैप में देखेंगे तो ऊपर की तरफ राजस्थान है, वहां से आया है। निचली गंगा नहर, गंगा जी जब और आगे आ जाती हैं बुलंदशहर के पास, ठीक है, तो वहां से निकाला गया है निचली गंगा नहर। तो लिख रहा है बुलंदशहर के नरौरा जगह से, नरौरा का नाम सुना है? नरौरा, ठीक है, नरौरा के पास से जब गंगा नदी निकलती तो वहीं पर इस नहर को बनाया गया है। इस निचली गंगा नहर में 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक है कानपुर शाखा, दूसरी है इटावा शाखा। तो कानपुर शाखा चली जाती कानपुर तक और गंगा नदी भी कानपुर तक आती है, ठीक है। तो याद रखें, कानपुर के ग्रामीण इलाकों में जहां गंगा नदी की पहुंच नहीं है वहां पर निचली गंगा नहर की जो उप शाखा है उसके माध्यम से सिंचाई के कार्य किए जाते हैं। और एक नहर को भेज दिया जाता है इटावा। इटावा देखें ना, इटावा सैफई का नाम सुना होगा, जंगल सफारी यहां बना हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, यहीं पर अखिलेश यादव जी का घर पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उस साइड निचली गंगा नहर चली गई है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई भी 4800 किलोमीटर है, जबकि ऊपरी गंगा नहर की 5640 किलोमीटर है। करा यह नहर कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर में जाकर के मिल जाती है। ये घूमते घूमते आती है निचली गंगा नहर, ये लास्ट में जाकर के कासगंज एटा, नाम सुना होगा ना, कासगंज एटा में बहुत फेमस कोई व्यक्ति पैदा हुआ, बताइए नाम जल्दी से बताइए। कासगंज एटा, आपने नाम सुना होगा आमिर खुसरो का, ठीक है, उनका जन्म स्थान है, ठीक है, कासगंज एटा। तो उसी के पास जाकर के उसी स्थान के समीप ऊपरी गंगा नहर में जाकर के मिल जाती है। लिख रहा है इससे उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर हो गया, एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, कानपुर हो गया, इन सभी क्षेत्रों में सिंचाई कार्य किए जाते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है? पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है।
पश्चिमी। अब जाहिर सी बात है किस नदी से निकला हुआ है, यमुना नदी से निकला हुआ है। करा इस नहर का निर्माण तुगलक वंश के शासक ने 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में दोस्तों सबसे ज्यादा नहरों का विस्तार हुआ था। वैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि नहरों का सबसे पहले नहरों का बनाने का कार्य किसने शुरू किया, कौन से राजा ने किया, तो याद रखिए तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक। क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक, ठीक है। या गयासुद्दीन तुगलक के समय में भी यह कार्य शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन यह काम अपनी चरम सीमा पर किसके समय में पहुंचा? फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों, आपने सुना होगा कुतुब मीनार का जो सबसे ऊपरी वाला तल्ला था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही 5वां मंजिल तैयार करवाया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हॉस्पिटल बनाया, पीडब्ल्यूडी बनाया था, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, तमाम दफ्तर बनाए, रोजगार दफ्तर बनाया, अनाथालय बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बाग लगवाए, ठीक है, नहर बनवाया, बहुत कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा जो इसको याद किया जाता है, इसलिए भी याद किया जाता है कि जजिया कर को इसने फिर से लगा दिया था, लेकिन केवल ब्राह्मणों को छोड़ करके, ठीक है, जजिया कर, इसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी जब आया, ठीक है, किसके समय में? शेरशाह सूरी की लड़ाई हुई थी हुमायूं के साथ में, आपको याद होगा। 2 युद्ध हुआ था, बड़ा विकराल युद्ध हुआ था। एक 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध और 1540 में हुआ था बिलग्राम का युद्ध। उसी के बाद शेरशाह सूरी ने खदेड़ करके भगा दिया था हुमायूं को बाहर भारत से, ठीक है। और लास्ट में 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हो गई। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में बना हुआ है। ये सब याद करते चलिए, अगर आपने पढ़ा होगा स्टडी 91 पर तो आपको एक एक बातें याद होंगी, ठीक है। तो याद रखिए शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था 17वीं शताब्दी में। बाद में अंग्रेजों का शासन आ गया भाई। मुगल सल्तनत के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक आए, अंतिम में बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा। उसके बाद 1857 की क्रांति हो गई और उसके बाद 1800 उसी समय 46 में याद रखेगा अंग्रेजी शासन के द्वारा भी इस नहर का एक बार पुनर्निर्माण कराया गया, यानी खोद वोद के सब मेंटेन किया गया जो गड़बड़ हो गया था। लिखा है यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकलता है। तो कैसे याद रखेंगे? अगर यमुना नदी ऐसे आ रही है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इधर साइड इसका बायां किनारा, इधर साइड दाहिना किनारा है, ठीक है। तो कह रहा दाहिने किनारे से ताजे वाला एक जगह है दोस्तों, अंबाला के पास में पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। उसी हरियाणा अंबाला के पास से ये यमुना नदी के पास से नहर निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर। तो याद रखेगा करा इसकी 3 शाखाएं हैं, इस नहर की 3 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है दिल्ली, दूसरी शाखा का नाम है हांसी, तीसरी शाखा का नाम है सिरसा, ठीक है। तो दिल्ली, हांसी और सिरसा ये 3 शाखाएं हैं पश्चिमी यमुना नहर की, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 3040 किलोमीटर है, ठीक है। करा इस नहर द्वारा करनाल और हिसार तथा पटियाला में, करनाल हिसार कहां पड़ जाता है? ये तो आपके हरियाणा वाले बेल्ट में आ जाएगा। जब कहां पर आ जाता है? पंजाब में आ जाता है। साथ ही साथ दिल्ली और राजस्थान की भूमि पर भी सिंचाई के कार्य किए जाते हैं पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट याद रखें, परीक्षा में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है पूर्वी यमुना नहर। करा इस नहर को भी वही ताजेवाला अंबाला के पास से निकाला गया। 1440 किलोमीटर लंबी नहर है। यह नहर शाहजहां के द्वारा तैयार कराई गई थी। शाहजहां, आपने नाम सुना होगा। शाहजहां कौन था? याद रखिए जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, ठीक है, शाहजहां। तो ध्यान दीजिएगा जहांगीर, और जहांगीर किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, अकबर का पुत्र था। तो याद रखिएगा शाहजहां द्वारा कराया गया। इस नहर का निर्माण, इस नहर द्वारा सहारनपुर का नाम सुना होगा, मुजफ्फरनगर, मेरठ का नाम सुना होगा, इन सभी जिलों में सिंचाई के कार्य किए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका आखिरी है शारदा नहर परियोजना। अब इसके बाद एक साथ मैं आपको क्रम दूंगा कि कितने कितने नहरों के बारे में आपको याद रखना है। शारदा नहर परियोजना दोस्तों उत्तराखंड में नैनीताल पड़ता है, बड़ा फेमस जगह है, बड़ी इच्छा होती है लोगों की जाने का ना। तो नैनीताल के पास से शारदा नदी गुजरती है, वहीं से ये नहर निकाली गई है, शारदा नहर। याद रखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है शारदा नहर, ठीक है। इसके अलावा एशिया की सर्वाधिक चौड़ी नहर, चौड़ाई बहुत ज्यादा है इसकी, सर्वाधिक चौड़ी नहर मानी जाती है शारदा नहर को। इस नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, पीलीभीत के पास से दोस्तों आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी जगह है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। लखनऊ का नाम सुना होगा, प्रतापगढ़ है, और सुल्तानपुर है, जौनपुर। इन सभी जिलों में सिंचाई किए जाते हैं। इसी नहर पर दोस्तों एक विद्युत शक्ति केंद्र भी बनाया गया है। सोचिए नहर के जल को रोक करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। खातिमा जल विद्युत उत्पादन केंद्र नाम है उसका, ठीक है, खातिमा। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब स्टेट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि कहां कौन सी नहरें प्रसिद्ध हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा पंजाब की बात, ठीक है। तो पंजाब में कौन सी? अब देखिए कई लोग
कहेंगे सर जम्मू कश्मीर क्यों नहीं बताएं? अरे जम्मू कश्मीर में पर्वत है, पर्वत में नहर बनाओगे क्या? नहीं होता है नहर, ठीक है, जहां होगा वहीं बताया जाएगा। तो याद रखिए पंजाब, पंजाब में दोस्तों कुल 6 नहरें आपको याद रखनी है। पहला है सरहिंद नहर, ये सतलज नदी पर बनाया गया। 4 नहर तो सतलज नदी पर ही बनाए गए, ठीक है। एक सरहिंद है, दूसरा आपने भाखड़ा नांगल का नाम सुना होगा। तो भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग नहर हैं, भाखड़ा अलग नहर है, नांगल अलग नहर है, दोनों सतलज पे ही है। और चौथा है बिष्ट दोआब, ठीक है। ये चारों नहर जो हैं ये सतलज नदी पर बनाए गए हैं पंजाब में। और लास्ट में 2 और हैं जो रावी नदी पर है, एक है ऊपरी बारी दोआब नहर, एक है पूर्वी नहर। पूर्वी नहर पश्चिमी नहर में गलती से यमुना शब्द मत लगाएगा, वो जो आपने पढ़ा पूर्वी यमुना नहर वो अलग है, यहां पर पूर्वी नहर की बात कर रहा हूं। तो पूर्वी नहर ये रावी नदी से निकाली गई नहर है, पंजाब राज्य में ये नहर बहती है, ठीक है, जिसको आप याद रखेगा। दूसरा है दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में याद रखेगा पूर्वी यमुना नहर यहां पर आती है, कहां पर? यमुना नदी में। अच्छा वो वाली कहां चली गई फिर? पश्चिमी यमुना नहर, वो हरियाणा में थी ना, अंबाला, ठीक है, 2 अंबाला में है, हरियाणा के पास में, ठीक है। ये पूर्वी यमुना नहर ये उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आगरा नहर दोस्तों ये कहां पर है? तो याद रखेगा ये यमुना नदी से निकाली गई है नहर है आगरा नहर, आगरा, ठीक है। तो आप याद भी रख सकते हो कि आगरा पड़ता कहां पर है? यमुना नदी के किनारे पड़ता, आगरा, मथुरा, दिल्ली, तो ये सब वही है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर गंगा नदी से, निचली गंगा नहर भी गंगा नदी से। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, शारदा नदी से, नैनीताल के समीप से। अब बेतवा नहर बेतवा नदी से। बेतवा नहर दोस्तों ये आप जब जाएंगे झांसी ना, झांसी से कभी अगर आप ओरछा जाएंगे तब आपको वहां मिलेगा, ठीक है। ओरछा, ओरछा का किला देखा है कि नहीं? बहुत भव्य जगह है ओरछा, कभी जाइए घूमने। झांसी से ज्यादा समय नहीं लगता, मुझे लगता है 15-20 किलोमीटर के आसपास में होगा, लेकिन बड़ा भव्य मंदिर भी वहां पर है भगवान श्री रामचंद्र जी का, और कुछ अच्छी जगह है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा बाजीराव मस्तानी का, ठीक है, तो मस्तानी का महल वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कभी जाइएगा घूमने। उसी के पास में दोस्तों बेतवा नहर, बेतवा माता के नाम से कहा जाता है, माता टीला बांध भी यहां पर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेतवा नदी से निकाली गई नहर है, बेतवा नहर। तो परीक्षा में आपसे पूछता है बेतवा नहर कहां पे है, तो बताइए उनको। शारदा नहर किस नदी से निकाला गया, किस स्थान पर है, यही सारे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए हरियाणा, मैंने आपसे कहा ना वही अंबाला के पास से, तो याद रखिए पश्चिमी यमुना नहर है। और एक और नहर है गुड़गांव नहर, ठीक है। गुड़गांव नहर ये भी कहां पर है? उसी यमुना नदी से ही निकाली गई है गुड़गांव नहर। अब तो गुड़गांव का नाम बदल गया है, उसका नाम हो गया गुरुग्राम। क्या हो गया है? गुरुग्राम। तो याद रखेगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कवर करते हैं, हम लोग बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में बहती है सोन नदी, आपको पता होगा ना, आपने पाटलिपुत्र पटना का नाम सुना होगा, मगध का नाम सुना होगा। वो किस नदी के किनारे था? गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। तो सोन नदी से ही सोन नहर निकाली गई। अब सोन में 2 नहर है, एक पूर्वी सोन नहर, एक पश्चिमी सोन नहर। तो पूरब की तरफ जो नहर जा रही है पूर्वी सोन नहर, और पश्चिम की तरफ जो नहर आ रही है पश्चिमी सोन नहर। तो इसको याद रखेगा, दोनों सोन नदी से, ठीक है। एक और नहर है दोस्तों त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर किससे निकाली गई है? गंडक नदी से। किससे निकाली गई है? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर। और एक और है तिरहुत और सारण। सारण को दोस्तों कई लोग सारण भी बोलते हैं, ठीक है, सारण को सारण भी कहा जाता है, सारण, ठीक है। तो याद रखेगा ये भी गंडक नदी से ही निकाली गई है। तो ये बिहार की प्रमुख नहरें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा आगे चले जाइए, आपकी परीक्षा में ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं पश्चिम बंगाल से पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा नाम स्पेशल है यहां पर, याद रखें मिदनापुर नहर। मिदनापुर नहर कहां पर है? तो कोसी नदी बहते हुए जाती है। हालांकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा जो बाढ़ आता है वो कोसी नदी की वजह से आता है। लेकिन इस नदी पे जो मिदनापुर नहर बनाई गई है वो पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, ठीक है, दुर्गापुर के पास साइड में, ठीक है। यहां पर दुर्गापुर वाले पास साइड में आपको दुर्गापुर नहर भी मिल जाएगा, लेकिन यह नहर दामोदर नदी पर, याद रखें दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। एक और स्पेशल नहर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, एडन नहर। क्या नाम है? एडन नहर। तो एडन नहर भी है दामोदर नदी पर। और एक है तिलपाड़ा। तिलपाड़ा बांध नहर परियोजना, वो मयूराक्षी नदी है उस पर बनाई गई है, ठीक है, तिलपाड़ा बांध नहर परियोजना। तो ये चारों बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। देखिए नहर से अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न आते ही रहते हैं, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। आप ये सोच के मत रखिए क्या आता क्या नहीं आता, एक बार पढ़ लो ना, पढ़े रहोगे तो परीक्षा में याद आ जाएगा। चलो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान क्या है, शुष्क क्षेत्रों में गिना जाता है, इस वजह से राजस्थान में नहरों की संख्या आम जगहों से ज्यादा है कि नहीं? तो याद रखिए। अब देखिए एक
दे रहा है बीकानेर नहर। बीकानेर नहर दोस्तों कहां पर, बीकानेर जगह के पास पड़ता है बीकानेर, आपने बीकानेरी का नाम सुना होगा। तो ये सतलज नदी यहां पर है। उसी तरह से आपने इंदिरा गांधी नहर सुना, हमने पढ़ा है हरिके बैराज, सतलज और ब्यास नदी का संगम जहां पर, वहीं पर हरिके बैराज बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया है, ठीक है, जो कि भारत की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना में से एक मानी जाती है। अगला है काली सिंध। एक्चुअली में दोस्तों काली सिंध को कई जगह पे काली सीन भी कहा गया है, तो काली सीन परियोजना याद रखिए वो काली सीन नदी पर। और गंभीरी परियोजना दोस्तों गंभीर नदी पर, याद रखिए गंभीरी परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, नाम सुना है ना, चित्तौड़गढ़ का नाम सुना होगा, तो चित्तौड़गढ़, ठीक है, बड़ी गंभीर परिस्थितियां वहां की होती थी, ठीक है, तो ऐसे करके याद रखिएगा गंभीरी परियोजना ये नहर परियोजना है सिंचाई का, तो ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है, गंभीर नदी से निकाली गई। बांकली परियोजना, बांकली परियोजना दोस्तों ये जिस नदी पर बनाई गई उस नदी का नाम है सूकर। सूकर क्या नाम है, सूकर। सूकर को सूअर भी कहा जाता ना, तो याद रखिएगा सूकर नदी आप याद रखिएगा। पार्वती नदी नहर परियोजना है, तो पार्वती नदी पर बनाई गई है। गूढ़ा परियोजना, गूढ़ा याद रखिएगा मेजा नदी है। वैसे मेजा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वो पड़ता है इलाहाबाद में, ठीक है, तहसील पड़ता है मेजा, तो वो मेजा नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहां पर विद्युत उत्पादन गृह भी बना हुआ है, बट ये गूढ़ा और मोरेल परियोजना जो है ये मेजा एक नदी है राजस्थान में, उस पर है। और घग्गर नदी, घग्गर नदी का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है, याद रखिएगा घग्गर परियोजना घग्गर नदी पर है। घग्गर नदी के किनारे एक हड़प्पा कालीन स्थल बड़ा फेमस था, नाम याद है आपको, बताइए क्या नाम था, कालीबंगा। क्या नाम था, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे था, घग्गर नदी के किनारे। और एक चीज और याद रखिए, कालीबंगा से क्या क्या मिला है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, भूकंप के प्रमाण मिले हैं, क्या मिला है, ये सब ने मिला है, बाउंड्री वाल मिला है, और क्या मिला है, यज्ञ कुंड का साक्ष्य मिला है, ये सब याद रखिए। और क्या मिला है, भगवान शिव का एक जो है वो मिला है, शिवलिंग मिला है, ये सब याद रखिए, परीक्षा में प्रश्न आता है, सब मिला के पढ़ते चलो। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र साइड में चलते हैं, वो भी खिलाल पथरीली जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कई सारे नहर हैं। जैसे महाराष्ट्र में बड़ी फेमस है, नासिक के पास से निकलती है गोदावरी नदी। भारत में गंगा से बड़ी नदी का दर्जा दिया जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है, तो गोदावरी से एक नहर निकाली गई, उसका नाम है गोदावरी नहर, ठीक है। दूसरा है मूठा नहर। मूठा नहर वैसे दोस्तों इसको 5 झील बोला जाता है, ठीक है, खड़कवासला के पास से निकलती है, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे है भंडारदरा। भंडारदरा ये प्रवीरा नदी है, उससे निकाली गई है, महाराष्ट्र में है। मूला परियोजना मूला नदी में, और वीर परियोजना नीरा नदी में। क्या है, नीरा। नीरा तो याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है सब, और ये वाले प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में चलिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश में केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ये 3 जगह पे नहर हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नहर अगर पूछता है तो महाराष्ट्र में है, लेकिन गोदावरी डेल्टा नहर अगर आपसे पूछता है, गोदावरी डेल्टा, क्योंकि गोदावरी जाती है तो फिर डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो उस डेल्टा नहर अगर पूछता है तो याद रखेगा इसको गोदावरी नदी तब आ जाएगा, स्टेट लग जाएगा वहां पे आंध्र प्रदेश। उसी तरह से रामसागर परियोजना। रामसागर परियोजना किस नदी पर है, याद रखिएगा गोदावरी नदी पर है रामसागर परियोजना। अगला है कृष्णा डेल्टा परियोजना। कृष्णा डेल्टा नहर परियोजना दोस्तों एक कृष्णा नदी पर बनाई गई है। एक और है कृष्णा पेन्नार परियोजना, तो कृष्णा और पेन्नार नदियों के संगम के पास में है, इसलिए कृष्णा पेन्नार नदी याद रखेगा। तुंगभद्रा ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा नहर परियोजना जो बनाई गई है वो तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है, ठीक है, वहीं से नहर निकाल करके बनाई गई है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत की सभी नहरों के बारे में आपको बता रहा हूं। इसके बाद जो अगला टॉपिक चलेगा ना, उसमें मैं पढ़ाऊंगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में है दोस्तों कावेरी डेल्टा परियोजना। ये सब देखिए नदियां के डेल्टा बनाती हैं, तो कावेरी डेल्टा परियोजना ये कोलेरून नदी पर है, तो इसको भी याद रखेगा, ये कावेरी की सहायक नदी है। नाम क्या है, कोलेरून नदी, ठीक है, कोलेरून नदी। दूसरा है मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर बांध का भी नाम सुना होगा, ये कावेरी नदी पर ही बनाई गया है, तो वहीं से है मेट्टूर परियोजना। एक है निचली भवानी नहर, तो निचली भवानी नहर जो दोस्तों वो भवानी नदी पर ही बनाया गया है, ठीक है। और अगला है पेरियार परियोजना। वैसे पेरियार नदी, पेरियार वन अभयारण्य का नाम सुना होगा केरल में, लेकिन पेरियार नदी परियोजना भी है, तो इसको याद रखेगा पेरियार नदी। केरल में भी कुछ है दोस्तों, याद रखेगा मालम पूजा नहर है, ये मालम पूजा नदी पर है। वलायर नहर है, वो वलायर नदी पर है। और मंगलम परियोजना है, ये चेरुकुना पूजा नदी पर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में। अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को
शेयर जरूर से करिएगा। और देखो ना, एक आगे भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको परियोजना बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि नदियों को जोड़ने की भी काफी योजनाएं चल रही हैं कि कैसे करके नदियों को जोड़ दिया जाए। क्यों जोड़ा जाए तो उसके पीछे रीजन है। होता क्या दोस्तों, बहुत सारी नदियों में ऐसा होता है कि बाढ़ आता है ना तो पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, उसी समय में पता चलता है दूसरी नदी में कम पानी है। तो अगर नदी को जोड़ दिया जाएगा तो बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि जब बाढ़ आएगा तो पानी नहर के माध्यम से दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक फायदा मिलेगा, इसीलिए नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत दोस्तों मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा खाली। अगर मैं दक्षिण भारत में कहूं तो महानदी को गोदावरी से जोड़ने की बात चल रही है, गोदावरी को कृष्णा से जोड़ने की बात चल रही है, गोदावरी को पेन्नार से भी, कृष्णा को पेन्नार से जोड़ा जाएगा, पेन्नार को कावेरी से जोड़ा जाएगा। सोचो कि एक ही जल जो है कहां-कहां जुड़ते हुए चला आ रहा है। कावेरी को वगाई और गंडर से जोड़ा जा रहा है, केन को बेतवा से जोड़ा जा रहा है, इसी तरह से ताप्ती को नर्मदा से जोड़ा जा रहा है। तमाम ऐसे शारदा जो नदी है वो नैनीताल के पास वाली, उसको यमुना से लाके जोड़ा जा रहा है, गंगा से जोड़ करके एक लिंकिंग बनाई जा रही है। तो इस तरह से तमाम कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा। बट अगला जो वीडियो होगा, एक बार तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा जो सीक्वेंस हो टूटने ना पाए, जो फ्लो है वो फ्लो हमारा कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद आई थिंक आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसी नए चैप्टर की तरफ विजिट करेंगे। और अब इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, आपका बहुत जल्दी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर इंडियन ज्योग्राफी का नोट्स कब आएगा। मेरे भाई थोड़ा सा इंतजार कर लो, एक बार वीडियो तो समाप्त हो जाए, वीडियो समाप्त हो जाएगा तभी तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज दूंगा कैसे, हाँ समझ रहे हो। तो वीडियो एक बार खत्म हो जाने दो, उसके बाद आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है, आप ही नैया पार लगा सकते हैं। इस लॉकडाउन में बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर भी, ऐसा नहीं है जो लोग बोले हैं ना कि ऑनलाइन मार्केट में तो बूम आ गया, बूम नहीं आया है। बूम में यही आया है कि ऑनलाइन मार्केट में इतनी ज्यादा लोग एंट्री कर गए हैं कि अब आपको सोच समझकर कि अपना जो है क्या चाल चलना पड़ेगा कि मुझे किसके साथ पढ़ना है, किसके साथ हमारा बेहतर विकास हो सकता है, ये आपको बड़ा सोच समझकर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में दुकानें बहुत ज्यादा हो जाती है ना तो फर्जीवाड़ा भी उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब एक ही कंटेंट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देने वाले हैं, तो उसमें आपके लिए बेस्ट कंटेंट कहां से मिलता है ये आपको डिसाइड करना है। भाई आपको जहां से भी समझ में आ जाए आप वहां से पढ़ाई करो। मुद्दा है सफल होना, मुद्दा है सक्सेस होना, ठीक है। तो सक्सेस होना मायने रखता है चाहे जैसे भी पढ़ो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।